हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज INPHO 2011, जैसा मैंने आपसे बोला था कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मैंने आपको पहले बताया, और एनआइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर किस तरीके से कंडक्टिविटी अगर दिशा के करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई में अलग अलग वेरी कर रही हो तो किस तरीके से हमें करंट के फंक्शन को लिखना है और किस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन को लिखना है, ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके पहले उसको समझ लो एक बार। और एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम INPHO 2011 की है ये। INPHO 2011 में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अब उन्होंने बात की है फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में बात की। ठीक है ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि आप लोग कर लीजिएगा जिन्होंने किया है। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं, कहानी को समझते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नेटिक फील्ड B। ड्यू टू द कोलिजन देयर अराइजेस अ रिटार्डिंग फोर्स। हम लोग बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरीके से हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग, किस तरीके से हम समझें कि क्या एक सही तरीका है ड्रिफ्ट को ड्राइव करने का। एक अच्छी वर्मा वाले में बाई 2 का फिगर आता है, और अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर हम लोग उसको एक एक्सेलरेशन एक रेस्पॉन्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो डिस्टेंस वाला मेथड ज्यादा बेटर है या एवरेज वेलोसिटी का मेथड ज्यादा बेटर है। तो इस पर INPHO ने अपनी एक बड़ी शानदार सी कहानी बताई कि भाई साहब रिटार्डिंग फोर्स की तरह बात करेंगे। कैसे बात करेंगे रिटार्डिंग फोर्स की तरह, तो आइए समझते हैं क्या कहानी है। तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज मॉडल्ड बाय mv अपॉन टाउ। मतलब उन्होंने बोला कि जो F रेजिस्टिव है, जो फोर्स अपोज करेगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन, दैट इज mv बाई टाउ, where m is the electron mass with the velocity and t is the typical collision time। typical collision time का मतलब एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन, जिसको हम लोग बात कर रहे होते हैं। और बोला गया टेक द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज टू बी E। उन्होंने बोला इसको E की तरह मान, नोट E इज पॉजिटिव। इसको इस तरीके से कंसीडर करना, मतलब डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम लोग बात करनी कि E इज द मैग्नेट ऑफ चार्ज, इसको कंसीडर करके चलेंगे। इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी इग्नोर करना है। स्टेट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उनका इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप स्टेट करिए। अब मोशन की इक्वेशन को लिखना है, मतलब उसके लगने वाले फोर्सेस को लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस होंगे, और क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, आइए उनको हमको एक बार जरा जल्दी से लिख लेते हैं। वो बोला कि देखो भैया एफ क्या क्या लगेगा। तो एफ बराबर, सबसे पहले अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, ई ई पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई, इंटू अगर उसकी वेलोसिटी वी होगी तो वी क्रॉस बी, और एक फोर्स उसके वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा तो माइनस का वी बाई टाउ। अब ये एक नंबर उन्होंने एक चीज को पूछा कि भैया इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यहां से डिफाइन करो कि क्या होगा उसका मोशन का इक्वेशन। तो आपने डिफाइन कर दिया। आपने कहा देखो सर, इसका एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं E बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E बाई एम इंटू वी क्रॉस बी, माइनस जो रिटार्डिंग फोर्स है, इसमें m कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी वेक्टर अपॉन। सो दिस इज द एक्सेलरेटिंग मोशन। उनका भैया इसको लिख दीजिए, नेट इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्या ये बात दिखाई पड़ती? बेसिक सा पॉइंट, बिल्कुल फंडामेंटल, कोई दिक्कत? अब उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा, अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। उनका बी वाला बोला, उन्होंने कहा कंसीडर करो द केस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आपने कहा बहुत बढ़िया बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंसीडर कर लेते हैं। टाउ टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब टाइम बिटवीन द टू कोलिजन इनफिनिट मान लो। तो बोला ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक तरीके से ही कंडीशन होगी कि एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ दिया विद सर्टेन वेलोसिटी भी, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो कैसा मोशन करेगा अपने को याद आता है। आपने कहा सर इसका मतलब ये एक सॉरी यहाँ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव दिया गया है, तो ये एक सर्कुलर मोशन करता है जिस पर लगने वाला फोर्स जो होता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ जीरो हो गया, तो F बराबर ई प्लस ई वी क्रॉस वी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग जाएगा, प्लस एम वी बाई टाउ। तो ये वाला फैक्टर भी नहीं पड़ गया और ये वाला फैक्टर भी नहीं पड़ गया, सिर्फ ये वाला फोर्स बना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज विल मूव इन द सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, यहां से हम लोग ये बेसिक डेरिवेशन हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो ई बी वी जो होगा वही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आप इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। और यहां से अगर आप बात करते हैं तो v और सॉरी इसके v के v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आ जाता है ई बी अपॉन एम बी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइम पीरियड कितना होगा, तो अगर हम यहां से टाइम पीरियड की बात करें तो वी कैन ऑल्सो वेरी सिंपली से कि देखो भैया सर हमको आर निकल गया है, वेलोसिटी वी पता चल गई है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टी बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन वी। तो 2 पाई आर कितना आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी और अपॉन में वी, राइट।
या आप इसके एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई खास बड़ी चीज है नहीं, तो आप दोनों ही मेथोडोलॉजी में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो टाइम पर हो जाएगा 2πm/क्यूबी। अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी 1/t, क्यूबी अपॉन 2πm। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2πf, इट्स कम्स आउट टू बी 2π इनटू क्यूबी अपॉन 2πm। 2π से 2π कैंसिल, इट्स कम्स आउट टू बी क्यूबी अपॉन एम। वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा सी आल्सो। सिंपल, चार्ज के वैल्यूज को पुट करना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है 5.70 टेस्ला, और यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर अबाउट इट। सेकंड पार्ट बिल्कुल क्लियर होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जहां से चैलेंजेस एक्चुअली शुरू होते हैं। अब यहां पर उन्होंने कुछ कहानी को समझाया आपको। अब उन्होंने कंसीडर केस बी बराबर 0। कहां पर उन्होंने कंसीडर केस जहां बी बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर EI दी गई, इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। उन्होंने बोला कि n इज द नंबर ऑफ फ्री, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बैलेंस कंडीशन में होते हैं, obtain the expression for the conductivity sigma naught of the sample, obtain also the numerical value for the conductivity of Cu, given that n is given as this one and tau is given as this one. We assume steady state, that is the acceleration dies down. वर्ड यहां पर क्या यूज किया कि एक्सेलरेशन डाइज मतलब मर जाता है, और वहां पर एक टर्मिनल स्पीड आती है। मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाता है बेटा, तो आपने कहा जब एक्सेलरेशन को 0 कर दो तो यहां पर क्या क्या फोर्स लग रहे थे, तो आपने कहा एक तो E लग रहा था प्लस E V क्रॉस B लग रहा था, प्लस mv अपॉन टाउ लग रहा था। अगर ये 0 हो गया और मैग्नेटिक फील्ड 0 दे दी गई तो ये तो फैक्टर निपट गया। इसको अगर मैं 0 करूं तो सॉरी, ये वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा था, यहां पर माइनस साइन लगाना मैं भूल गया, इसको माइनस साइन लगा दीजिए। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी v, जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी v टर्मिनल, इट इज सिंपल इक्वल टू E टाउ बाई m। तो ना टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आ गई। अगर मुझे टर्मिनल वेलोसिटी पता है तो हम सभी को पता है कि किसी भी एक कंडक्टर के अंदर से जो करंट या करंट निकल रही होगी, वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया सर, करंट का कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने फ्लो से समझा ही हुआ है कि जो करंट होती है वो कितनी होती है बच्चों, I बराबर NE एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू VD, राइट। और यहां पे अगर हम सिंपल सिचुएशन में बात करें, स्टडीज कंडीशन की बात करें, तो हम J को लिख सकते हैं J बराबर NE इंटू VD, एरिया से डिवाइड कर देंगे, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया गया, मैं सबकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देता हूं ताकि हम आसानी से सारी कैलकुलेशंस को कर सकें। तो J बराबर अपने पास आ गया N इंटू E, और VD को हम लिख दी E टाउ बाई M। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी बेटा N E स्क्वायर टाउ बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्टर दैट कम्स इन J और E के बीच जो फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। हमने पढ़ा भी हुआ है बेटा, तो खास कोई बड़ी बात है नहीं। तो J बराबर हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा नॉट इंटू E, राइट। तो यहां पे हमने अभी डिफाइन कर लिया दैट N E स्क्वायर टाउ बाई। अब ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो हमने एनसीईआरटी में भी किया हुआ है, कुछ खास नई बात नहीं है, बट उन्होंने इसको एक रिटार्डिंग फोर्स के थ्रू कराया एंड दे अज्यूम इट लाइक अ सिग्मा नॉट। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, E दिया गया है, टाउ दिया गया है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द सिचुएशन, यू कैन इजीली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर दैट वन। तो वो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आई थिंक आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। बट यहां से एक नया चैलेंज अब जो आ रहा है वो समझना, वो बड़ा भारी चीज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। मतलब अब है रियल बवाल, और अब यहां से हमारी कहानी जो एक्चुअल शुरू होती है, जो यहां पर दी गई। उन्होंने बोला कि अब मान के चलो कि कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EY J कैप में है और EZ K कैप में है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि EY जो है वो J कैप में है और EZ जो है वो K कैप में है, और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है B बराबर B के। एज्यूम स्टेडी स्टेट कंडीशंस को मान लो स्टेडी स्टेट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, उस कंडीशन की बात करेंगे। और रिलेट JX JY, JX का मतलब करंट डेंसिटी अलोंग X, करंट डेंसिटी अलोंग Y और करंट डेंसिटी अलोंग Z, राइट। ये तो करंट डेंसिटी हो गया। और ही सेड कि आप इसके रिस्पेक्ट में JX की वैल्यूज को हम रिलेट करते हैं ताकि हम अपनी सिचुएशन को इजीली समझ सकें, राइट। बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट अब मैं इस सिचुएशन को डिफाइन करने क्योंकि जो उन्होंने पहले समझाया है
अब हम उसको कैसे रिलेट करें आइए समझते हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन दे दी गई, जरा बेटा ध्यान से देखना कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है E बराबर एक्स में नहीं है, सिर्फ वाई और जेड में है। E बराबर 0 i कैप प्लस E y j कैप प्लस E z k कैप, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है B बराबर B नॉट B के कैप, नॉट B नॉट B के कैप, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें तो उस पर फोर्स क्या लगेगा बेटा, तो हमें दो कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि सर देखो अगर मैं फोर्स को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा F बराबर E इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स E y j कैप प्लस E z k कैप प्लस E v क्रॉस v, तो आपने कहा सर v तो कुछ भी हो सकता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। आपने कहा मतलब, मैंने कहा यार देखो यार इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो कुछ भी हो सकती है ना किसी भी डायरेक्शन में, वी डोंट नो अबाउट इट, तो हमने इसको पूरा लिखा क्रॉस बी के कैप। तो आपने कहा कि सर मैंने मान लिया कि एक कंडक्टर जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन एनी एनी डायरेक्शन, इट कैन हैव एनी स्पीड, राइट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कुछ भी स्पीड हो सकती है एक्स वाई जेड में, ठीक है ना। और मैंने उसको वैल्यूज को पुट किया और लास्ट एक्सप्रेशन क्या आ गया, आपने कहा सर उन्होंने बोला था माइनस का m वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप अपॉन में आ जाएगा टाउ। इज इट क्लियर। अब कंडीशन की बात करते हैं और सबको एक तरफ लेकर आते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई बच्चा, आपने कहा देखो भाई सर जे और जे तो बन गया, क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस के बनेगा, आई क्रॉस के का मतलब माइनस का जे हो गया। तो आपने कहा सर देखो मैं यहां पर लिख देता हूं ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप प्लस ई वी एक्स इंटू बी, वी एक्स इंटू बी आई क्रॉस के मतलब माइनस का जे, तो यहां माइनस का जे आ गया प्लस वी वाई जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, तो आपने कहा प्लस जे क्रॉस के का मतलब हो जाएगा वी वाई इंटू बी और जे क्रॉस के मतलब आई कैप, राइट, प्लस के क्रॉस के तो जीरो माइनस एम बाई टाउ टाइम्स ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, अप्लाइंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्या होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाई एम, यही तो है। और ये सारा का सारा फैक्टर कैसा है, आपने कहा सर ये जीरो है, तो अप्लाइंग स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, हर दिशा का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आएगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो मैंने एक्स वाई जेड सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो जे के मेरे पास इक्की दुक्की तिक्की फैक्टर बन गए। आपने कहा सर बिल्कुल बन गए, तो मेरे पास बन गया ई वाई माइनस ई बी एक्स बी माइनस ई तो नहीं सर एम बाई टाउ वी वाई, ये फैक्टर है जे वाले बच्चा, ध्यान से देख लेना, प्लस के वाले फैक्टर क्या बन गए ई जेड के कैप, और कहीं के कैप है, आपने कहा नहीं सर यहां पर सीधे एम बाई टाउ इंटू वी जेड, ये हो गया के कैप का। आई कैप भी पकड़ लेते हैं, इधर आई कैप नहीं, यहां पे आई कैप है, ई बी वाई बी माइनस एम बाई टाउ वी एक्स, ये हो गया आई कैप। जे कैप आई कैप सभी की वैल्यू जीरो होनी है नेट, तो आपने कहा सर बिल्कुल जीरो होनी, तो यहां से मैं वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, आपने कहा यस सर वी वाई कैलकुलेट हो जाएगा, तो एम बाई टाउ, ध्यान से देखना एम बाई टाउ वी वाई इट शुड बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस ई वी एक्स वी, इसको मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया तो इससे ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया, इसको मैंने जीरो पुट किया तो यहां से निकल के आ गया वी जेड एम बाई टाउ इट शुड बी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ई जेड। सिमिलरली इसको मैंने पुट किया तो एम वी एक्स टाउ इट शुड बी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वी वाई वी। अब हमने कहा देखो यार मैं यहां पर वीजेड को एज अ टर्म्स ऑफ कांस्टेंट निकाल सकता हूं, बेटा अब इन तीन चीजों को ध्यान से देखो बच्चों, एवरीबॉडी लुक एट दिस थिंग्स, इनको देखो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, अब यहां पर वी वाई कैलकुलेट करना मुश्किल है क्योंकि वी वाई वी एक्स पे डिपेंडेंसी आ रही,
यहां पर Vx dy पर डिपेंडेंसी, तो इसको मैं डायरेक्टली Vx की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं, बट यहां पर मैं Vz डायरेक्टली बोल सकता हूं। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ Vz, राइट। तो आ जाओ जल्दी से फटाफट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस कहानी को समझते हैं। तो आपने कहा सर अब मैं इस कहानी को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं Vz, ताकि मैं सबके डायरेक्शन के करंट जो है वो एक एक करके निकाल लूं। तो मुझे अगर Ez मिल गया, Vz मिल गया, तो मुझे पता है मैं सारी चीज निकाल सकता हूं। करंट फ्लोइंग इन द z डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग इन द y डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग इन द x डायरेक्शन, मतलब क्या है? आपने कहा कि सर बहुत सिंपल है, तो अगर मैं Jx को लिखना भी चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि सर ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ x पे डिपेंडेंट होगा। x दिशा में किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वही तो x दिशा की करंट को डिफाइन करने वाला है। तो आपने कहा कि सर ये क्या है, NE इंटू वी एक्स, जे वाई क्या हो गया, आपने कहा NE इंटू बी वाई, और ये JZ क्या हो गया, आपने कहा NE इंटू VZ। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वी आर ऑप्टिंग टू बी द सेम, क्योंकि हर तरफ सेम इलेक्ट्रॉन है। तो करंट की बात करेंगे तो वॉल्यूम की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम मिलने वाले हैं, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही रहने वाला है बेटा। क्लियर है? चलो भाई अब आ जाओ शुरू करते हैं। तो हमने यहां पर देख लिया हमारे पास Vz क्यों निकल के आ गई। फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से दैट Vz इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ Ez इंटू टाउ बाई एम। तो Jz को हम लिख सकते हैं NE इंटू VZ। तो वी कैन वेरी सिंपली से NE इंटू E टाउ बाई एम इंटू EZ। तो अगर मैं Jz की बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से दिस इज NE स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू EZ। आपने कहा सर बहुत अच्छा। अब इसको वापस आते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स में। तो Jz का जो एक्सप्रेशन उन्होंने पूछा था, उन्होंने बोला J सिग्मा ZY इंटू EY प्लस सिग्मा ZZ इंटू EZ, इसके टर्म्स में बता दो। तो ये इस पर डिपेंडेंट तो है ही नहीं रहा। तो Jz के एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला Jz का बच्चा? तो Jz जो है इट इज सिग्मा ZY इंटू EY प्लस सिग्मा ZZ इंटू EZ, इस पर डिपेंडेंसी थी, राइट। एक बार देख लो बच्चों, सिग्मा ZY इंटू EY प्लस सिग्मा Z इंटू इट, इसी पर डिपेंडेंसी। तो आपने कहा सर एक फैक्टर तो यहां ही नहीं। तो आपने कहा यस सर, बिल्कुल सिंपल सी बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो जीरो हो गया। इस वाले फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? बाय कंपेयरिंग वी कैन से इट इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई एम। तो मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल के आ गया, दैट सिग्मा ZZ इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई एम। एक लाइन का बेसिक आंसर। अब कुछ खास बचा नहीं, क्योंकि हमारे पास Z की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ वी कैन सिंपली गेट इनटू दीस टू इक्वेशंस। अब यहां से मुझे पता है कि Vx बाई टाउ इक्वल टू E B बाई B। तो अब यहां से मैं या तो Vx की वैल्यू रिप्लेस मार दूं या मैं वहां पर वैल्यूज को रिप्लेस कर सकता हूं। तो आपने कहा चलो सर इन इक्वेशन को देख लेते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई MVy बाई टाउ, इट शुड बी इक्वल टू E इंटू EY माइनस E Vx इंटू B। और दूसरा हो गया MVx अपॉन टाउ, इट इज इक्वल टू E Vy इंटू B। क्या यही दो एक्सप्रेशन है? जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ठीक है। EVx इंटू बी बस सर अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब या तो यहां से उठा के Vx, अब Vx फिर उठाएंगे तो यहां पटक देते हैं ताकि पूरा एक्सप्रेशन Vy मिल जाए। तो आपने कहा सर मेरे पास ये दो इक्वेशंस और बची, इक्वेशन नंबर 3 ये थी। सेकंड का यूज हमने कर लिया। यहां से मेरे पास Vx की वैल्यू कितनी आ गई? टाउ टाइम्स ऑफ दिस वन, तो मैंने वहां पे पुट कर दिया। आप देखना, पुटिंग Vx इनटू द सिचुएशन यहां पे, तो MV y about टाई बाई टाउ इट शुड बी इक्वल टू E टाइम्स ऑफ EY माइनस E टाइम्स Vx कितना हो गया? आपने कहा टाउ बाई M टाइम्स ऑफ, यहां पे टाउ बाई M टाइम्स ऑफ E Vy इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है ना? अब देखो क्लियर है, फंडामेंटल पॉइंट है, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका की बात तो है नहीं। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही। तो यहां पर आ गया EEy माइनस E टाउ बाई एम। तो आपने बोला सर यहां पर आ जाएगा E स्क्वायर, और ये इसकी तरफ इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो मैं इधर लिख लेता हूं EEy, और ये इक्वल टू आ जाएगा M बाई टाउ Vy। यहां से ये निकल के इधर की तरफ आएगा, तो प्लस बन जाएगा E स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू बी स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा By इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ EY। आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं EY। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। यहां से मेरे पास By क्यों निकल के आ गई? कितनी आगे निकल के? आपने कहा सर इट्स E टाइम्स ऑफ EY डिवाइडेड बाई
m बाई टाउ प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर टाउ बाई एम। क्लियर है? जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा। अब वी वाई का लो ई वाई से पता चल गई मेरे को, तो मैं जे वाई लिख सकता हूं। जे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा सर जे वाई की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। फ्रॉम हियर वी कैन से द जे वाई इज सिंपली इक्वल टू एन ई वी वाई। तो यहां से आ जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू ई वाई अपॉन में आ जाएगा एम बाई टाउ प्लस ई स्क्वायर बी स्क्वायर टाउ बाई एम। फ्रॉम हियर वी कैन कंपेयर द एक्सप्रेशन। अब मुझे यहां vy की जगह vx की वैल्यू चाहिए होगी, तो आपने कहा यस सर मुझे यहां पर vy हटाना है और vy की जगह vx आ रहा है, तो vy की जगह मैं यहां पर लेकर आ जाता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अब मैं सेकंड रिप्लेसमेंट में चलता हूं, मेरी jy की वैल्यू निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ ey। आपने कहा सर बिल्कुल निकल के आ गई। jy क्लियर है? अब मैं लास्ट एक्सप्रेशन पे जाता हूं, फटाफट निकाल देते हैं। तो अगर हमारे पास यहां पर देखोगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन था mvx अपॉन टाउ इट शुड बी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ vy बाई बी, और मुझे पता है कि mvy बाई टाउ इट शुड बी इक्वल टू ई वाई माइनस ई बी एक्स इंटू बी। मुझे वी वाई रिप्लेस करना है, तो मैंने बी वाई को रिप्लेस कर दिया और इसकी वैल्यू उठा के वी वाई यहां डाल दिया। तो यहां पर क्या बन गया? एम वी एक्स अपॉन टाउ इट शुड बी इक्वल टू टाउ बाई एम टाइम्स ऑफ ई वाई माइनस ई बी एक्स बी। तो यहां से बेटा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और यहां से हम वी एक्स को इधर की तरफ ला सकते हैं। तो वी कैन वेरी सिंपली से एम स्क्वायर टाउ स्क्वायर इधर आ गया प्लस ई बी, और इधर की तरफ कॉमन आ गया बेटा वी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू टाउ बाई एम टाइम्स इंटू ई टाइम्स ऑफ ई वाई। तो वी एक्स के लिए वापस निकल के आ जाएगी ई वाई, इधर की तरफ मल्टीप्लीकेशन में टाउ अपॉन में आ जाएगा बेटा एम, और इधर मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर प्लस ई इंटू बी। सॉरी ये तो था ही नहीं ना, यहाँ पे मैं गलत कर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसको तो मैं मल्टीप्लाई इधर कर ही दिया है, तो ये तो नहीं रहेगा गलत। हाँ भाई मैं कह रहा था कुछ गलत हो गया। हाँ ई वाई अपॉन एम स्क्वायर टाउ स्क्वायर प्लस ई बी। ध्यान से देख लीजिए, तो यहां से मेरे पास वी एक्स निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ ई वाई। अगर वी एक्स निकल के आ गया तो जे एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जे एक्स बराबर हो जाएगा एन ई वी एक्स। करेक्ट पॉइंट। वी कैन पुट द वैल्यू, जल्दी से आओ वैल्यूज को पुट कर देते हैं ताकि हम प्रॉपर्ली आंसर को निकाल सकें यहां पे। तो जे एक्स बराबर आ गया एन ई स्क्वायर ई वाई टाइम्स एम स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर प्लस ई बी। ये मेरा जे एक्स बन गया। नाउ वी कैन कंपेयर ऑल द एक्सप्रेशंस विद द गिवन वैल्यूज। जैसे यहां पर अगर देखोगे तो जे एक्स दिया गया सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स जेड इंटू ई जेड के फॉर्मेट में, तो यहां सिग्मा एक्स वाई को वैल्यू निकल के आ जाएगी। फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से दैट जे एक्स जो कि हमको क्या दिया गया, सिग्मा एक्स वाई इंटू ई वाई प्लस सिग्मा एक्स जेड इंटू ई जेड। तो यहाँ ई जेड का सही नहीं, तो यार इसका मतलब ये कंडक्टिविटी जीरो होगी, बट यहां पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा एक्स वाई इट्स सिंपली इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर प्लस ई बी। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ऑफ जो आपसे यहां पूछी गई हैं। Just by the comparison, we can get all the values of sigma xx, sigma xy, sigma yy, sigma yz। और यहाँ पे ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ ई वाई के टर्म्स एक्सप्रेशन निकल के आए। तो यहाँ से सिग्मा वाई वाई भी आप जे वाई से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर जे वाई हमने निकाला है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा इट विल डिफाइन सिग्मा वाई वाई। Again, one of the very amazing problem with one of the again amazing solution। हाँ अनडाउटेडली एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू से जाते हैं और बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हम बात कर रहे होते, जो कि एक्चुअली हमको डिफाइन भी नहीं किया गया है, ना ही इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपने कहा मतलब क्या हुआ सर? मैंने कहा बच्चों
जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने स्टेडी स्टेट कंडीशंस को माना है एंड जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने पहले दिया है जिसके थ्रू वो सॉल्व कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से द बेस्ट सॉल्यूशन इज दिस वन। यस, जब ऐसी सिचुएशंस होती है और जब आप थोड़ा रिसर्च बेस पे जाते हैं, जहां पर आप थोड़ा सा और बेहतरीन लेवल पे जा रहे होते हैं, जहां आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर रहे हैं, तो यस, इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जहां पर आप, बट दैट इज नॉट फॉर INPHO। आई एम अगेन सेइंग दैट इज नॉट फॉर INPHO बिकॉज उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का आना बहुत जरूरी, जो कि हमारे किसी भी सिलेबस में नहीं है, ना ही हमारे पास कभी वो एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं, तो ना ही उन्होंने कॉन्टेक्स्ट से पूछा है। इसलिए द बेस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दैट इज दिस वन। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू गॉट, राइट। चलो, थैंक यू बच्चों। और ऐसी अमेजिंग प्रॉब्लम मैं आपके लिए और लेकर आ रहा हूं, सारी की सारी सीरीज मैंने बना दी है जिसके अंदर मैं बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम, बहुत अमेजिंग कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने ला रहा हूं। तो स्टे ट्यून एंड स्टडी करते रहो।